देखिए, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है। हमने बताया था आप लोगों को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़ाए थे, उसमें 2500 बीसी से 1500 बीसी तक वो सभ्यता थी। मतलब कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। अब 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक क्या हुआ, माने 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक क्या हुआ, उसकी बात आज कर रहे हैं। तो 1500 बीसी से 500 बीसी मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को हम कहते हैं, या एरा को कहते हैं ऋग्वैदिक काल या वैदिक। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ऋग्वैदिक काल जो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक था, और उत्तर वैदिक काल ये था 1000 से लेकर के 500 बीसी तक या ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व और ईस्वी आप लोग समझते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा दूं। अगर मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है और ये 0 है, तो आपको पता है राइट साइड में प्लस होते हैं 1 2 3 4, और इधर माइनस होता है -1 -2 -3 -4, इस तरह से। ये जो 0 है ना, ये जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ है, मतलब डेट ऑफ ईयर है, इसी साल उनका जन्म हुआ था 0 पे। तो अभी हम लोग इधर है 2023 में, और मैं बात कर रहा हूं 1500 से लेकर के 500 बीसी के बीच में, तो ये माइनस में। तो अगर आज से कितने साल पहले, तो 2023 तो आप अभी से हो ही, और 1500 पहले है तो उसको भी हम प्लस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। लगभग 4500 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना ईस्वी पूर्व क्या होता है। हाँ, एक चीज और, इधर जो होगा ईस्वी पूर्व या होगा बीसी बिफोर क्राइस्ट, और इधर जो होगा ईस्वी केवल लिखते हैं, और नहीं तो एडी आफ्टर डोमिनो। ठीक है, समझ गया? क्योंकि ये ईस्वी पूर्व क्या है समझ में तो आना भी तो चाहिए ना। सबसे इसमें जो मेन पॉइंट्स है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, और इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, वो हम आपको बताते हैं। पहला, ये जो आर्यन लोग हैं नॉर्थ इंडिया में, अभी भी आप हरियाणा पंजाब में जाएंगे ना, तो सब 6-6 फुट के एकदम गोरे चिट्टे एकदम सब उस टाइप के होते हैं। उनको आर्यंस कहा जाता है। वो लोग खुद भी और सब लोग मानते भी कि आर्यंस ऐसे ही रहे होंगे। ठीक है, उसमें ये सबसे पहले बहुत सारी थ्योरी आती है कि आर्यंस आए कहां से, क्या यहीं के थे या कहीं बाहर से आए। तो ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया है, जो मध्य एशिया है, वहां से आर्यन लोग आए। उन लोगों ने यहाँ पर जो पहले की जनजातियां रहती थी उनको मार के खदेड़ दिया। ठीक है, भगा दिया। जो द्राविड़ थे, यहाँ पे पहले द्राविड़ लोग रहते थे, उनको खदेड़ करके या भगा करके आर्यन लोगों ने कब्जा किया। लेकिन ऐसा अब जो अभी तो ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं, आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो नया रिसर्च हुआ उसमें ये पता चला है कि आर्यन लोग सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले से रहते थे। ठीक है, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे। बस समझ रहे ना। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, आर्यन लोग मध्य एशिया से आए थे, आकर यहीं बस गए। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। आपको पता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब वहां पे जितनी भी सिटी, जिस तरह आज तक शहर होते हैं, गलियां होती है, नाले होते हैं, है ना, वॉश बेसिन होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, उस टाइप का। लेकिन ये नहीं था। आज के गांव जैसे है वैसे ही था। गांव में कबीले होते हैं, मैंने एक गोत्र का लोग हो गया, गोतिया लोग, सब लोग हो गया, जैसे बिहार में हम लोग का होता है। उसके बाद सब लोग के पास क्या होता है, मेन गांव में प्रॉपर्टी क्या है, या तो खेती और नहीं तो पशुपालन। आर्य लोगों की, आर्यंस की जो सबसे कीमती चीज थी वो उनकी गाय। वो गाय को अघन्य मानते थे। अघन्य मतलब कि जिसका वध ना किया जाए, जिसको मारना पाप है। समझ रहे? और उनके एक कबीले का अपना सरदार होता था, दूसरे कबीले का दूसरा सरदार होता था, इस तरह चलता था। और वो लोग कभी भी एक दूसरे से लड़ाई जो होती थी, जैसे मान लो कि दो राजाओं के बीच में युद्ध हो, किस लिए युद्ध होता है, जमीन के लिए होता है ना, या लैंड के लिए। लेकिन यहाँ पर राज्य के लिए नहीं होता था, यहाँ पे गाय के लिए होता था। आर्य लोग में दो कबीलों में जब भी लड़ाई होती थी तो गाय के लिए होता था, क्योंकि सबसे कीमती या सबसे प्रेशस जो भी थिंग थी वो गाय ही थी। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो 5 पार्ट्स में बटी हुई थी। ठीक है, सबसे छोटा होता था कुल, मतलब एक घर का दादा, चाचा, मामा, नाना, इस तरह करके सब लोग जो पूरा मिला करके परिवार, कुल मतलब परिवार। तो ये पितृसत्तात्मक मतलब कि उस घर का या समाज का जो हेड होता था पुरुष होता था।
आज भी ऐसा ही है। ठीक है, तो मैंने कहने के लिए प्रधानमंत्री तो मम्मी लोग ही होती है। घर का सबसे, और मैंने पापा एक तरह से प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति, केवल मुहर लगेगा आराम से कोने में बैठ के, चूं की आवाज नहीं निकलेगी। और मम्मी लोग का तो प्रधानमंत्री वाला काम ही है। हाँ चल ना, नहीं हो रहा है रिकॉर्ड, ये तो समझाने के लिए आपका। घर का सबसे बड़ा पुरुष कौन होता था? उसका नाम था कुलप। कुल का हेड कौन होता था? कुलप। ग्राम का हेड होता था ग्रामीणी, मुखिया। मुखिया को कहते थे ग्रामीणी। विषपति, गांव से बड़ा जो होता था, जैसे मान लो कि ब्लॉक हो गया, अब ये ना प्रखंड होता है ब्लॉक, उसको विष कहेंगे। जन मतलब कि उससे भी बड़ा, उसका हेड होता था राजन। और राष्ट्र मतलब कि राजा। अब देखिए, हम लोग आर्यंस में मतलब जो ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, उसमें जो अलग अलग दिशाएं थी, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राजा होते थे। जैसे पूर्व का राजा था सम्राट, पश्चिम का स्वराष्ट्र, उत्तर का विराट, मध्य का राजा और दक्षिण का भोज। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ पोस्ट लिखे हैं। ऋग्वैदिक काल में ज्यादा नहीं है, आगे आपको मिलेगा जानने को। ऋग्वैदिक एरा में कुछ पोस्ट थे, और उस पोस्ट के लोग किस में क्या करते थे उसके बारे में। पूरब मतलब दुर्गपति, एक फोर्ट का जो देख रेख करता था ना, जैसे मान लो किला हो गया पूरा, इस किले का कौन एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, या मैंने उसका जो भी रक्षक, हाँ रखवाला जो भी, या कोतवाल भी करते थे, वो होता था दुर्गपति, एक फोर्ट का रखवाला, उसको कहते थे पूरब। स्पष्ट मतलब जनता की एक्टिविटियों का देखने वाला, मतलब कि जांच पड़ताल करने वाला कि कोई गलत तो नहीं कर रहा, एक तरह से जासूस टाइप। वाजपति माने चारागाह भूमि, जो तो जमीन गाय को चराने वाली होती थी ना, तो उस जमीन का पूरा रखवाला होता था कि उस जमीन की देखरेख करना, घास ठीक है कि नहीं, मतलब कोई इसको लड़ाई अगर हो रहा है, या कि इस चारागाह पे हमारी गाय चलेगी, इस चारागाह पे हमारा अधिकार है। जब गाय ही सबसे कीमती चीज थी, तो मेन क्या था कि भाई चारागाह, गाय खाएगी क्या, चारा खाएगी, तो उसके लिए लड़ाई होगी ना, तो उसका देखरेख करने वाला वाजपति था। उग्र आज के पुलिस के जैसा होता था, जो लोग भी क्राइम करते थे उनको अरेस्ट करता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में एक चीज और भी थी, राजतंत्र जैसा तो था, ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी नाम की भी चीज थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की बात सभा और संस्था से, सभा और समिति से समझ में आता है। मैं बताता हूं, इस चैप्टर में सभा और समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपरों में पूछा जाता है। देखिए, तो ये जितने भी पोस्ट थे आप समझ गए। अब हम लोग सभा और समिति के बारे में बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में डेमोक्रेसी, सबसे पहले डेमोक्रेसी वैदिक एरा में आई। ठीक है, किस तरह से आई कि उस समय राजा तो राजतंत्र के हिसाब से ही चुना जाता था, मतलब मोनार्क सिस्टम था। राजा को लोग नहीं चुनते थे, राजा अपने वंशानुगत पोस्ट पे आता था, है ना, पैट्रियार्कल। तो लेकिन डेमोक्रेसी इस तरह से थी कि राजा को सलाह देने के लिए दो संस्थाएं या दो इंस्टीट्यूशन दरबार में होती थी, एक थी सभा और दूसरी समिति। सभा में समाज के या राज्य के पढ़े लिखे विद्वान लोग होते थे, श्रेष्ठ लोग होते थे, जो सलाह देने के लिए होते थे। ठीक है, उनसे सलाह लिया जाता था। और समिति आम जनता की संस्था होती थी, ठीक है, जिसमें जैसे जनता दरबार में सभी लोग आए हुए हैं और सभी लोग बात कर रहे हैं, उनसे बात सुनी जा रही है, उनकी बात, ठीक है, इस तरह का होता था। जैसे मान लीजिए कोई तालाब खुदवाना है या नहर बनवाना है, तो उसमें आम जनता का भी तो रोल होगा ना। आम जनता या तो वर्क करेगी और नहीं तो बाद में यूज भी आम जनता को करना है, खेतों के लिए या किसी चीज के लिए। तो आम जनता से सलाह लेना जरूरी है ना। आपका गली बने, आपकी गली बने और आप ही से सलाह ना लिया जाए तो काम खराब है ना। और समझिए उस समय लोग कितने समझदार थे, जिसका काम है उससे सलाह भी लिया जाता था और राजा इन दोनों की सलाह को मानता भी। तो डेमोक्रेसी इस तरह से था कि जनता की बात सुनी जाती। सभा एवं समिति दोनों का जो एक अध्यक्ष भी चुना जाता था, ठीक है, जैसे लोकसभा का राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ना, तो उसी तरह इसका अध्यक्ष होता था, जिसको ईशान कहते थे। एक 10 राग युद्ध पूरे वैदिक काल में ऋग्वेद में उसका उल्लेख है, ठीक है। एक ही युद्ध का उल्लेख है वॉर का, वो था 10 राग युद्ध।
10 राज्य, 10 मतलब कि 10 राज्य मतलब राजा, 10 राजाओं का युद्ध ये पुरुषनी या रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। सबसे पहले 4 वर्णों का, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, ये 4 वर्ण जो थे इनका या 4 जातियों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में बहुत सारे मंडल थे, माने कि उसके कैटेगराइज है, मैं बताऊंगा अभी, आप लोगों को बताऊंगा। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के, ये बहुत और पेपर में आता है कि सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ था, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है। उसी में कहा गया कि मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, उदर मतलब पेट से वैश्य मतलब खेती बाड़ी बिजनेस करने वाले का, और शूद्र मतलब कि पांव से। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी, वो लोग बहुत ही एडवांस थे, ये सब चीजों को नहीं मानते थे। अविवाहित मतलब जीवन भर जो भी औरतें अविवाहित रहती थी, अनमैरिड रहती थी या ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, उनको अमाजू कहा जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब ग्रंथों का देखेंगे, उपनिषद 108 उपनिषद थे। उपनिषद होता क्या है इसके अगले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको बता दूं। उपनिषद मतलब कि जस्ट लाइक अ फिलॉसफी, ठीक है ना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन के बाद क्या होता है, मैंने मृत्यु के बाद क्या होता है, ठीक है, मैंने इस तरह की जो बातें होती हैं, जो लॉजिकल बातें हैं या जो भी फिलॉसफी की बातें, दर्शन की बातें, वो उपनिषदों में होती थी। 108 महापुराण और उपनिषद सबसे बाद में लिखे गए, ये वेद पुराण ये सब पहले लिखे जा चुके थे, उपनिषद सबसे बाद में लिखे गए। महापुराण 18 है, जैसे नहीं है विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, सुनते हैं ना, उस तरह से महापुराण कितने 18 हैं, वेदांत 6 है। इन सभी का नाम लिखेंगे, सभी के बारे में बताएंगे। वेदांत क्या? वेदांग मतलब वेद के अंश, ठीक है ना, कि पूरे वेद में मुख्य बातें क्या है, उसी का वेदांग मतलब वेद का अंग, ठीक है ना, बताया जाएगा आपको भी। देखिए कुछ नदियां हैं, उनका प्राचीन नाम पहले क्या कहा जाता था, मतलब कि ऋग्वेद में उसका नाम है, चल रहा है ना, ऋग्वेद कितने मिनट हुआ, ऋग्वेद में उसका नाम क्या था, तो कुर्रम को क्रूफ कहा जाता था, काबुल को कुभा, झेलम को वीतस्ता, चिनाब को अस्किनी, ब्यास को विपासा, रावी पुरुषनी, सतलज तुद्री, गंडक सदानीरा। अब इसमें भैया जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको बता दूं, जो आता है लिखना तो मेरा काम था, लेकिन ये भी बता दूं मैं, तो मार्कर घर ले गया क्या, अच्छा इसमें आपसे पूछा जाएगा झेलम के बारे में, चिनाब के बारे में, ब्यास के बारे में, रावी, सतलज, गंडक, बस इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, निश्चित रहेगा, ठीक है ना, याद यही रहना चाहिए। ये दर्शन, दर्शन मतलब कि नहीं है जैसे कोई अपना पंथ या गुरु महाराज अपना अलग निकाल देते हैं, ठीक है, वो दर्शन, तो ऐसे दर्शन है, और उनको इस दर्शन को देने वाले उसके फाउंडर जो प्रवर्तक है उनका नाम चावार्क। चावार्क को चावार्क नहीं किया था, योग को पतंजलि, पतंजलि ही योग के जनक, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदरायन, वैशेषिक कनाद या उलूक, ठीक है। आगे देखिए उत्तर वैदिक काल में कुछ चीजें हैं। हल को क्या कहा जाता था, हल को सिरा, हल की रेखा को सीता कहा जाता था, अभी भी वो संस्कृत शब्द सीता, ठीक है ना, अगर उधर से लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा चीनी, चीनी, और इधर से सीता, हल की रेखा या राम की पत्नी। 2 प्रमुख मुद्राएं मतलब सिक्के थे, चल रहे ना, निष्क और शतनाम। किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, वैदिक काल में पक्की ईंटों से बना हुआ पहला इमारत कौशाम्बी। 2 महाकाव्य में रामायण और महाभारत है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। सबसे पहले इसमें 24,000 ही श्लोक थे, लेकिन अब सब जोड़ जाड़ के 1 लाख से ऊपर श्लोक हो गए, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था, मुंडोक उपनिषद से लिया गया था, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोग बात करेंगे केवल वेद के बारे में बात करेंगे, वेदों के बारे में, और पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए